नमस्कार स्टूडेंट्स। हम पिछले व्याख्यान में नियो क्लासिसिज्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे और आधुनिक चित्रकला के इतिहास के अंतर्गत नियो क्लासिसिज्म और नवशास्त्रीयतावाद में चित्रकला का क्या योगदान है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जब नवशास्त्रीयतावाद में रोमन कला का प्रभाव धीरे धीरे भग्नावशेषों के रूप में दिखाई देने लगा, तो चित्रकला जैसे विषय में भी कलाकारों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि प्रमुख जो चित्रकार, जिसमें हमने एक चित्रकार का नाम लिया था, दाविड, ये प्राचीन कला का अपने जीवन में उपकार भी मानता था और उतना ही उसके जीवन में निकोलस पुंस, जो एक पूर्व का कलाकार है, का भी योगदान इसकी कला के अंतर हम देख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि नवशास्त्रीय शैली की स्थापना का कार्य अत्यंत कठिन था। जिस समय प्राचीन रोम कला के भग्नावशेष निरंतर उत्खनन द्वारा प्राप्त हो रहे थे, पिरानेसी नामक एक उत्कीर्णन करने वाला कलाकार उसके आधार पर नाटकीय संयोजन, एक ड्रामेटिक जो पूरा एनवायरनमेंट था, इस तरह का चित्रांकन वो पिरानेसी अपने उत्कीर्णनों में कर रहा था और भवनों के नीचे छोटे छोटे मनुष्य अंकित कर वह भवनों के आकार को बहुत बढ़ाने की चेष्टा भी कर रहा था। उसकी कला बहुत लोकप्रिय हुई। इससे क्या हुआ कि लोगों में रोमन संस्कृति के प्रति सद्भावना का भाव पैदा हुआ और रोमन संस्कृति के प्रति रुचि भी उनकी बढ़ गई। पिरानेसी के चित्र जहां अपनी आकृतियों के कारण शास्त्रीय थे, वहां संयोजन पद्धति और भावनात्मकता की दृष्टि से रोमांटिक भी थे। आपको जानकारी में डाल देती हूँ कि हम जब आधुनिक चित्रकला के इतिहास के अंतर्गत नवशास्त्रीयतावाद पढ़ते हैं, तो एक और इसके पैरेलल वाद चल रहा है जिसको हम रोमांटिक पीरियड भी कहते हैं या स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। तो उसी की यहाँ पे चर्चा हो रही है और इन चित्रों में पर्याप्त प्रभावशीलता भी दिखाई हमको देती है और खुदाई में प्राप्त जो पात्रों के अभिप्रायों का प्रयोग इस युग की कला में जो हो रहा था, कलाकार और कला समीक्षक रोम की यात्रा भी करने लगे, क्योंकि ये सब कुछ खुदाई में इनको प्राप्त हो रहा था। तो धीरे धीरे कला के प्रति और जागृति पैदा हुई और उन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना भी वाजिब था। इंग्लैंड से रिचर्ड विल्सन, दूसरा कलाकार है जोशुआ रोनाल्ड्स, तीसरा हैमिल्टन रोमन जैसे संस्कृति के भग्नावशेषों के दर्शन करने के लिए आने लगे। यद्यपि ये कलाकार अन्य कलाकारों से भी प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। इस जो हम कलात्मक यात्रा इसे कह सकते हैं कि इस कलात्मक यात्रा से इनकी कला में एक प्रकार की परिष्कृत भावना भी आ गई थी, जिसमें मुखाकृतियों, मुद्राओं, भावाभिव्यंजनाओं में शास्त्रीय नियमों का विचार होने लगा। अब आपको जानना होगा कि शास्त्रीय कला क्या होती है, शास्त्रीयता क्या होती है। तो हम देखेंगे कि शास्त्रीय मानदंडों पर आधारित जो भी कला है वो शास्त्रीय कहलाती है।
ऐसी कला में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हम ग्रीक कला को हम मानते हैं। इसके पश्चात रोमन कला में भी शास्त्रीयता आ गई थी और शास्त्रीय मानदंड क्या होते हैं, तो हम देखेंगे कि शास्त्रीय एक गणितीय मापदंड के आधार पर किसी चित्र को गंभीरता से बनाना ही शास्त्रीय कला के अंतर्गत हम उसको देख सकते हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि प्राचीन ग्रीक निवासियों ने शताब्दियों पूर्व एक उचित आकर्षक प्रमाण की खोज भी कर ली थी। उनके इस उचित प्रमाण के सिद्धांत को यूक्लिड का स्वर्णिम सिद्धांत या हम कहते हैं गोल्डन सेक्शन ऑफ यूक्लिड कहा जाता है। और इस श्रेष्ठ प्रमाण के सिद्धांत के द्वारा प्रमाण का जो आकार प्राप्त करते हैं वो 3:5, 7:11.25, 4:6.5 आदि अनेक प्रकार के अनुपात के अंदर हम उसको विभक्त कर निर्धारित करते हैं। और यूक्लिड ने अपने इस सिद्धांत को सूत्रबद्ध भी किया था। जैसे कि हमारे भारत में भूमि विभाजन जो तल व्यवस्था है, उसी प्रकार की ये यूक्लिड की जो स्वर्णिम सिद्धांत है वह भी रहा। और मानव देह प्राय जो बनी वो एक निश्चित प्रमाण के अंदर निबद्ध थी। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि रेनेसां पीरियड में माइकल एंजेलो ने भी मानव शरीर को 8 इकाइयों में विभाजित किया था। इस प्रकार देह के जो विभाजन थे वो इकाइयों के हिसाब से जो लंबाई थी वो तलों के अंदर बांटकर इस प्रकार के जो स्केल उन्होंने निर्धारित किए वो आगे जाके नियोक्लासिसिज्म में भी हमको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार 1760 ईस्वी के उपरांत चित्रकला में यही शास्त्रीयता का प्रभाव व्यापक रूप से हम देख सकते हैं और आकारों की जो क्रियाएं हैं तथा अभिव्यंजना में महानता, गंभीरता, सादगी और संयम का समावेश भी धीरे धीरे हमको देखने को प्राप्त होगा। उसी रूप की जो सीमा रेखा की स्पष्टता है उसको चित्रकला का आदर्श मान लिया गया। इसमें अनजाने में रोकोको की इंद्रियता भी इसमें शामिल हो गई थी और विंकलमान द्वारा स्थापित सिद्धांतों के आधार पर जर्मन चित्रकार मैग्स ने जो चित्र अंकित किए उनमें प्राचीनता के बजाय रफेल का अधिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। हैमिल्टन आदि अंग्रेज चित्रकार ने भी इस शैली में चित्रण कार्य शुरू कर दिया था। इस शैली का पूर्ण विकास फ्रेंच आर्टिस्ट दाविद द्वारा किया गया और नवशास्त्रीयतावाद के जो चित्रकार के रूप में वह प्रमुख रूप से जाना गया। इन नवशास्त्रीयतावादी चित्रकारों में कुछ चित्रकार हैं, वियन है, हैमिल्टन है, दाविद है और दाविद के साथ में एक और कलाकार हम जानेंगे जिसका नाम है अंग्र। अंग्र जो कलाकार है वो हम जिसकी शुरुआत नींव तो हम नियोक्लासिसिज्म में देखते हैं और उसका समाप्ति हम स्वच्छंदतावाद जो आने वाला अगला जो आपका टॉपिक है उसमें हम देखेंगे। इसी के अलावा एक जो और कलाकार है जिसका नाम मैं लेना चाहूंगी वो है एल ग्रेको। एल ग्रेको का प्रभाव नियोक्लासिसिज्म में किस तरह से आता है उसकी भी हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे।